हेलो फ्रेंड्स। मैं अक्सर कहता आया हूं कि अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो इसका जो सही तरीका है, बार बार कहता आया हूं कि सबसे पहले आप ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ करें। यानी आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आप वोकैबुलरी में रिच होने चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड, इसको लेके मैं एक सीरीज ला रहा हूं आपके सामने, जिसमें कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स का यूज कैसे किया जाता है ये बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ वोकैबुलरी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो शब्द हैं स्क्रीन पर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन यानी एक्सेंट यानी उच्चारण सेम है, स्पेलिंग में फर्क है। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये शब्द ये क्या हैं, इनका यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो वोकैबुलरी आपकी रिच होनी चाहिए, फिर वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि एक्सेंट इनका सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। ACCEPT, इसका मतलब है स्वीकार करना, ये वर्ब है। ये एक्सेप्ट है, एक्सेंट वही है, पर इसका मतलब है के सिवाय। राइट। अब देखिए, एक्सेप्ट वर्ब है तो टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। एक्सेप्ट भी होता है, एक्सेप्ट्स भी होता है, एक्सेप्टेड भी होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में एक्सेप्टिंग भी होगा। द सेम इज विद दिस। लेकिन अब ये एक्सेप्ट जो है ना, ये इंग्लिश की दुनिया में कई रूप में है। अगर आज मैं कहूं कि एक्सेप्ट एज ए प्रीपोजिशन भी यूज किया जाता है तो आपको सुन के ताजुब होगा, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि एक्सेप्ट मे बी ए प्रीपोजिशन। बात वहीं आती है घूम के कि जब तक पूरी नॉलेज नहीं है, इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ना आप इंग्लिश अप टू द मार्क बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। तो इंग्लिश तक हम कैसे पहुंचे, हम इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाए, इस पे सोचना जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। तो देखिए, एक्सेंट दोनों का सेम है, स्पेलिंग में फर्क है, तो कभी हम लिखते लिखते गलत स्पेलिंग भी लिख देते हैं। राइट। तो ऐसा ना हो, इसलिए शब्द की स्पेलिंग पे गौर करें, इनके हिंदी मीनिंग आनी चाहिए, फिर इन पे सेंटेंस बनाने आने चाहिए। अब सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करोगे, चाहे आप इस पे चाहे इस पे, तो आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर ट्रांसलेशन पे पकड़ नहीं है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो आप एक भी सेंटेंस अप टू द मार्क नहीं बोल पाएंगे, ये निश्चित है। आप सोचें। तो देखिए, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक सेंटेंस बना दिया, ही हैज एक्सेप्टेड द इनविटेशन। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। क्लियर। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ऑल एक्सेप्ट राम, कहता राम के सिवाय सारे के सारे, है ना, आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में मौजूद हैं। ऑल एक्सेप्ट राम, आज एब्सेंट मतलब जो कौन है, राम। तो राम के सिवाय ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहां मतलब इसका मतलब है के सिवाय। तो इनकी स्पेलिंग पे गौर करें ताकि आप इनको बोलते समय लिखते समय प्रॉपर यूज कर पाए। देखिए नेक्स्ट, एडवाइस एडवाइस। ठीक है। तो देखिए, यहां पर CE आ रहा है और यहां SE आ रहा है, यानी C और S का फर्क है अगर हम बारीकी से देखें तो। अब इसका उच्चारण है एडवाइस, क्या एडवाइस, इसका एक्सेंट एडवाइस ज। तो जब CE आता है तो ये नाउन होता है, जैसे प्रेजेंस, एब्सेंस। तो जिस वर्ड के एंड में CE आता है वो 99% नाउन होता है। एडवाइस का मतलब है सलाह, ये नाउन है। एस लगा दोगे सी की जगह, सलाह देना। अगर आपको ये बारीकी से पता है कि CE नाउन है और SE वाला जो है ये वर्ब है, तो आप इसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो देखिए, ये नाउन है, इस पे सेंटेंस बनाया मैंने, आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, मैं आपकी सलाह पर काम करूंगा। तो सलाह एक चीज हो गई, इसलिए वो नाउन कहलाएगा। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो देखें, जिसमें मैंने, मेरा यूट्यूब पे एक एक वीडियो नॉलेज से भरा है, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं। यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन और पॉसेसिव प्रोनाउन। आर्टिकल AND होते हैं, प्रीपोजिशन करीबन 50 होते हैं,
और पॉजिटिव प्रोनाउन माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। तो चाहे आर्टिकल हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन, इन तीनों के बाद अगर एक शब्द है 100% नाउन होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस योर को देख के कह सकते हैं कि ये नाउन है। ये मेरा एक पढ़ाने का अलग आइडियोलॉजी है, राइट। तो अगर आपको मान लो ये शब्द नहीं सुना है, मान लो मैंने भी नहीं सुना है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, क्योंकि मैंने सुना पहली बार है। लेकिन जब मैं सेंटेंस देखता हूं और मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है या प्रीपोजिशन आ रही है या पॉजिटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो इनके बाद वाला शब्द एक है तो 100% नाउन होगा, और अगर दो हैं तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। तो आप देख रहे हैं योर पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसके बाद अकेला शब्द आ रहा है, ये नाउन होगा ही होगा, ठीक है। और सीई वाले 99% नाउन ही होते हैं, तो इसको एज ए नाउन हमने यूज कर लिया। यहाँ एडवाइस आ जाए, सी की जगह एस आ जाए, ये वर्ब है, ठीक है। इट इज नाउन और इट इज वर्ब। आगे समझे। तो यहाँ पे ये इस समय प्रीपोजिशन का है ना, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। ये नाउन है, ये वर्ब है। देखिए, ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। अब अगर ये वर्ब है तो जाहिर है टेंस के हिसाब से बदलेगा। एडवाइज भी हो सकता है, एडवाइजेज भी हो सकता है, एडवाइज्ड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों। एडवाइज्ड होगी कॉन्टिन्यूस में एडवाइजिंग, क्लियर। जब हम किसी में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में अगर ई है तो ई हट जाता है, फिर आईएनजी लगता है। ये नहीं कि ई भी रह जाए और आईएनजी भी लग जाए, ऐसी गलती ना करें। यही वजह है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर से आपको मतलब जाना, ध्यान से पढ़ना है और माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए, एंगल, एंजल। फर्क क्या है? देखिए, इसमें ई पहले आ रहा है, एल बाद में, इसमें एल पहले आ रहा है, ई बाद में। एंगल मतलब कौन? द टू एंगल्स आर इक्वल। फ्रेंड्स, जो गिनती होती है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, अगर किसी भी नंबर के बाद अकेला शब्द आ रहा है तो जाहिर है वो नाउन होगा ही होगा। उस समय ये 1 2 3 एडजेक्टिव बन जाते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं द टू एंगल्स आर इक्वल, इशारा किया है दो एंगल की तरफ, ठीक है। मैंने दो एंगल बना दिए, ठीक है, ऐसे, और मैंने बताइए, तो आपने कहा कि मतलब टू एंगल्स आर इक्वल, कि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो इशारा हुआ ये कौन से एंगल? जो सामने थे, है ना, कहीं बने हुए दो एंगल सामने था, तो आपने कहा मुझे तो दोनों, ठीक है, 90 के लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। ये हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो, तो आंखें इतना एक्यूरेट देख भी नहीं पाएंगी, हल्का सा भी अगर टिल्ट हुआ होगा, है ना, उसकी जो लाइन है, तो 90 से छोटा या 90 से बड़ा हो सकता है। तो आई विल, सॉरी, तो एंगल की बात चली, द टू एंगल्स आर इक्वल, तो इसको हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, टू एंगल्स आर इक्वल। अब हमने ई इधर कर दिया तो बन गया एंजल, यानी फरिश्ता। अब फरिश्ता तो नाउन होना ही होना है। देखिए, ही सॉ एन एंजल इन हिज रूम। अब इसका तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अब वोकैबुलरी बहुत सारी है, तो हर वोकैबुलरी का अपने पास मतलब जो ना नॉलेज होता नहीं है। मुझे भी तो दुनिया के सारे वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ही सॉ एन एंजल इन हिज रूम, तो आप है ना, मैंने भी बताया था कि आर्टिकल के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन होगा ही होगा। तो देखिए, ये भी नाउन है, क्योंकि देवदूत कोई व्यक्ति है, व्यक्ति नाउन होता ही है। तो ये एंगल और एंजल। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमने सीरीज शुरू कर रही है आज से, इसके अंदर आप सीखेंगे कि जो कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और उनको इंग्लिश की दुनिया में कैसे यूज किया जाता है, राइट। तो वीडियोस देखते रहें ताकि आप अपनी, जब आप इंग्लिश बोलें या लिखें तो अप टू द मार्क बोल सकें, लिख सकें, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से कॉन्फ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं तो उनका प्रॉपर यूज कर सकें, और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आता है या पोर्शन आता है उसको क्रैक कर सकें। वीडियोस को ध्यान से देखें।